जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 25वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 24वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने साउंड के पहले पार्ट को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग साउंड के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, जहां पे हम लोग स्पीड ऑफ साउंड से संबंधित बेसिक जानकारी को समझेंगे और फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के चाल से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी और फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि ध्वनि जिस चाल से एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि का चाल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान में रखना होगा कि ध्वनि की चाल जो है वो प्रभावित होती है, और ये जो प्रभावित होती है वो अलग अलग कारकों से होती है। आप सभी कहेंगे कि सर यही अलग अलग फैक्टर जो है वो हम लोगों को याद नहीं रहता है। तो मेरे मित्र, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद से आपको आसानी से याद रहेगा कि ध्वनि की चाल जो है वो किस किस कारणों से या किस किस फैक्टर से प्रभावित होती है। सिंपल में आप याद रखिएगा कि ध्वनि की जो चाल होती है वो HTP और माध्यम के वेग से प्रभावित होती है, माध्यम के वेग से प्रभावित होती है। बस आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि ध्वनि की चाल जो प्रभावित होती है वो HTP और माध्यम के वेग से प्रभावित होती है। आप सभी कहेंगे कि सर ये HTP क्या है, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम लोग H4 क्या समझेंगे, तो सर यहाँ पे हम लोग H4 ह्यूमिडिटी समझेंगे। क्या समझेंगे? ह्यूमिडिटी समझेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग T4 क्या समझेंगे, तो सर यहाँ पे हम लोग T4 टेम्परेचर समझेंगे। क्या समझेंगे? टेम्परेचर समझेंगे। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी तापमान कहते हैं। और P4 हम लोग क्या समझेंगे, तो सर यहाँ पे P4 हम लोग प्रेशर समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रेशर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर दाब कहते हैं। तो अब आप ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि गुरुजी ध्वनि की जो चाल होती है वो किस किस चीज़ से प्रभावित होती है। आप सभी कहेंगे कि आर्द्रता से प्रभावित होती है, तापमान से प्रभावित होती है, दाब से प्रभावित होती है और माध्यम के वेग से प्रभावित होती है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि की चाल जो है वो HTP और माध्यम के वेग से प्रभावित होती है। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये कैसे प्रभावित करता है, तो मेरे मित्र यहाँ भी आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। जब भी आप ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, आर्द्रता की बात करेंगे, तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर वायु में नमी हो जाती है, यानी कि वायु में अगर जल वाष्प की मात्रा होती है, तब हम लोग उस वायु को क्या कहते हैं, आर्द्र वायु कहते हैं। या सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि वायु में जल वाष्प की उपस्थिति होना ही क्या कहलाता है, आर्द्रता कहलाता है। आपको यहाँ पे बस एक छोटा सा बात ध्यान में रखना है कि जो आर्द्र वायु होता है या फिर जो नमी युक्त वायु होता है, उसकी जो घनत्व होती है, डेंसिटी होती है, वो शुष्क वायु की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। बस आपको यहाँ पे छोटा सा बात ध्यान में रखना है कि आर्द्र वायु की जो घनत्व होती है, आर्द्र वायु की घनत्व शुष्क वायु की घनत्व से कम होती है, शुष्क वायु के घनत्व से कम होती है, घनत्व से क्या होती है सर, कम होती है। बस ये छोटा सा बात ध्यान में रखना है। तो आप सभी कहेंगे कि चलो सर हमने ये मान लिया कि आर्द्र वायु की जो डेंसिटी है वो ड्राई एयर यानी कि शुष्क वायु के घनत्व से कम होती है, तो ये ध्वनि के चाल को कैसे प्रभावित करेगी। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बरसात के दिन में अगर आप सीटी बजाते हैं तो जो सीटी का ध्वनि होता है वो बहुत दूर तक आपको सुनाई पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी बरसात के दिन में जो वायु होता है या फिर एटमॉस्फेयर होता है वो नम होता है, यानी कि आर्द्र वायु होता है। उस स्थिति में ध्वनि की चाल बहुत बढ़ जाती होगी, इसीलिए हमको सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई पड़ती होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है।
क्या होती है सर? आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी, आप कहेंगे बढ़ जाएगी। या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी, आप कहेंगे घट जाएगी। क्यों? क्योंकि शुष्क वायु की जो घनत्व होगी वो आर्द्र वायु के घनत्व की अपेक्षा ज्यादा होगी। आप कहेंगे चलो सर आर्द्रता को तो हमने समझ लिया, ये बताओ कि टेम्परेचर किस तरह से ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर को क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए, मतलब कि बढ़ाया जाए। क्या किया जाए सर? बढ़ाया जाए, तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी? आप सभी याद रखेंगे कि ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आप सभी ये याद रख सकते हैं क्या कि अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तापमान घटेगा तो ध्वनि का चाल क्या होगा? घट जाएगा। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी कितना तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, अगर टेम्परेचर को कितना बढ़ाया जाए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाएगी? तो आप सभी याद रखेंगे कि ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी सर? 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वायु में अगर तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ेगी? आप कहेंगे 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। साथ ही आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर टेम्परेचर समान हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि अगर तापमान समान रहेगा तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आपके एग्जाम में कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सभी ने कई बार याद करा है कि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो HTP से प्रभावित होती है। H क्या है? तो सर ह्यूमिडिटी है। T क्या है? टेम्परेचर है। P क्या है? प्रेशर है। आप क्या कहेंगे कि अगर आर्द्र वायु होगा यानी कि ह्यूमिड एयर होगा तो इसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। कितना बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब आपसे बात करी जाएगी प्रेशर की तो आप क्या कहेंगे कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने ये भी लिखा है कि माध्यम के वेग से भी ध्वनि की चाल प्रभावित होती है। ध्यान में रखेंगे कि माध्यम के वेग की दिशा में, माध्यम के वेग की दिशा में, माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, जबकि माध्यम के वेग के विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल घट जाएगी। तो बस ये कॉमन पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि की चाल जो है वो इन्हीं सारे कारणों से या इन्हीं सारे कारकों से प्रभावित होती है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किसी गैस में ध्वनि की चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गैसों में ध्वनि की चाल से संबंधित फार्मूला की। ध्यान में रखिएगा मैंने दोनों ही फार्मूला को जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख दिया है। पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर लेंगे। हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी गैस में ध्वनि की चाल क्या होती है तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी किसी भी गैस में जो ध्वनि की चाल होती है वो उस गैस के घनत्व या फिर उस गैस के अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी गैस में ध्वनि की चाल क्या होती है, आप सभी बड़े ही आराम से कहेंगे कि किसी भी गैस में ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व या फिर अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसीलिए हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं एज अ फार्मूला के रूप में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√m। क्या लिख सकते हैं? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√m। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो m है ये क्या है? तो सर ये गैस का अनुभार है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट निकालना आप सबों को अच्छे से आता है।
ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि यदि दो गैस का अनुभार क्रमशः m1 एवं m2 हो तथा उसमें ध्वनि की चाल v1 और v2 हो, तब जो इस दोनों ही गैस में ध्वनि की चाल का अनुपात होगा वो क्या होगा, तो सर √m2/m1 के बराबर होगा। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके क्वेश्चन में दो गैस दिया हुआ हो और उस दोनों ही गैस का अनुभार दे दिया गया हो और साथ ही उस दोनों ही गैस में ध्वनि की चाल दे दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इस दोनों ही गैस में ध्वनि की चाल का अनुपात क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे, v1/v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √m2/m1 हो जाएगा। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका m2 और m1 है ये क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये गैसों का अनुभार है यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है। आप सभी कहेंगे कि चलो सर इस फार्मूला को तो हम याद रख लेंगे, लेकिन इस फार्मूला से संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपके एग्जाम में जो गैसों में ध्वनि की चाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक उदाहरण आपका ये क्वेश्चन है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1260 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी। अब आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी दो गैस में जो ध्वनि की चाल का अनुपात होगा वो क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर उस दोनों ही गैस के अनुभार के वर्गमूल के बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अभी जो हम लोगों ने फार्मूला देखा है उसके अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ भी v1/v2 इक्वल टू क्या होगा, तो सर √m2/m1 होगा। क्या होगा, v1/v2 इक्वल टू क्या होगा, √m2/m1 होगा। ध्यान में रखिएगा कि v1 क्या है, तो पहले गैस में ध्वनि की चाल है, v2 क्या है, दूसरे गैस में ध्वनि की चाल है, और यहाँ पे m2 क्या है, तो सर ये जो m2 है ये दूसरे गैस का अनुभार है और ये जो m1 है वो क्या है, तो सर पहले गैस का अनुभार है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1260 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर हम हाइड्रोजन को पहला गैस मान लेते हैं और जो ऑक्सीजन है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं सर, दूसरा गैस मान लेते हैं। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि गुरुजी क्वेश्चन के अनुसार हाइड्रोजन में जो ध्वनि की चाल है यानी कि जो hv है वो कितना है, तो सर 1260 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे hv क्या बता रहा है, तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल बता रहा है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। साथ ही हाइड्रोजन आपका क्या है, तो सर आपने इसको पहला गैस माना है। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस की बात की जा रही है वो आपका क्या है, परमाणु है या फिर अणु है। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग गैस की बात करेंगे और जब हम लोग उसमें ध्वनि की चाल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसके अणु की बात करेंगे। तो जब आप हाइड्रोजन अणु की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर हाइड्रोजन अणु जो होता है वो H2 होता है। तो जाहिर सी बात है कि H2 का अनुभार कितना होगा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है तो दो हाइड्रोजन का भार कितना होगा, 2 होगा। तो क्या हम यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अनुभार है यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको Hm से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा कितना होगा, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपका जो दूसरा गैस है वो क्या है, तो सर ऑक्सीजन है। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी, यानी कि आपको क्या निकालना है, तो सर आपको निकालना है OV। क्या निकालना है, OV। ध्यान में रखेंगे OV से हमने किसको रिप्रेजेंट करा है, तो सर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल को रिप्रेजेंट करा है। साथ ही आप सबों को ये मालूम होगा कि जब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग किसकी बात करेंगे, तो सर O2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, O2 की बात करेंगे। और आप सबों को ये मालूम है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, यहाँ पे 2 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32 ग्राम हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे OM यानी कि ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको 32 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लीजिए OM इक्वल टू हम क्या लिख दे रहे हैं सर, 32 लिख दे रहे हैं। आपको क्या निकालना है, तो सर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल निकालना है। फॉर्मूला क्या है, तो v1/v2 इक्वल टू √m2/m1। मेरे मित्र आप सभी ने यहाँ पे v1 किसको माना है, तो आप कहेंगे सर हमारा पहला गैस हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन गैस में जो ध्वनि की चाल होगी वो क्या होगी, तो सर हमारा v1 होगा। तो लीजिए फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, v1 के जगह 1260 लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको v2 निकालना है यानी कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल निकालना है। तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग OV रहने देते हैं, OV रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ये तो निकालना ही है। साथ ही आप कहेंगे
कि जब इसको हम लोग बराबर करेंगे तो क्या कहेंगे कि रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे है M2, तो ये आपका दूसरा गैस है, तो इसका जो अनुभार होगा वो क्या होगा, तो सर M2 होगा। तो लीजिए M2 के जगह हम क्या लिख देते हैं सर 32 लिख देते हैं, और यहाँ पे जो M1 है वो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये तो हाइड्रोजन का अनुभार हो जाएगा। तो लीजिए हम लोग M1 के जगह क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का अनुभार कितना है, तो सर 2 है। आप कहेंगे कि सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, और जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सीधे कहेंगे कि सर ये 1260 बटा क्या हो जाएगा, ओ भी इक्वल टू 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ओ भी इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस में जो ध्वनि की चाल होगी वो 1260 बटा 4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 315 बार में कट जाएगा, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार ऑक्सीजन गैस में जो ध्वनि की चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, 315 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आप सीधे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो V1 बटा V2 इक्वल टू रूट अंडर M2 बटा M1। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी अलग अलग माध्यम में तो ध्वनि की चाल अलग अलग हो जाती है, जबकि हम सबों ने कई दफ़ा इस चीज़ को याद करा है कि ध्वनि की चाल मैक्सिमम किस में होती है, ध्वनि की चाल मैक्सिमम किस में होती है, तो आप सभी कहते हैं कि सर ध्वनि की चाल मैक्सिमम ठोस में होती है। कितना होती है, तो आप कहते हैं सर लगभग मान लो 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। हाँ, इससे बढ़ भी सकती है, डिपेंड करेगी कि वो मटेरियल हमारा कैसा है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की चाल मिनिमम किस में होती है, तो आप सभी कहते हैं गुरुजी ध्वनि की चाल मिनिमम गैस में होती है। किस में होती है, गैस में होती है। और लगभग हम लोग कितना मान करके चलते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर एयर के सापेक्ष मान करके चलते हैं, और हम लोग कहते हैं कि एयर में जो ध्वनि की चाल होती है कितना डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितना होता है, तो गुरुजी 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान में रखेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट आपने देखा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड होती है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको क्वेश्चन में 331 मीटर पर सेकंड देखने को मिलता है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपको परेशान नहीं होना है। बस याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, यानी कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल की बात की जाएगी, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हवा में ध्वनि की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा, तो सर ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल की बात करा जाए तो कितना हो जाएगा, तो सर 343 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो वो अलग अलग वैरी होते रहता है। साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी द्रव में जो ध्वनि की चाल होती है, किसी भी लिक्विड में जो ध्वनि की चाल होती है वो क्या होती है, तो आप कहते हैं गैस से ज़्यादा होती है, ठोस से कम होती है। क्या होती है सर, गैस से ज़्यादा होती है जबकि ठोस से कम होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर किसी भी लिक्विड में या द्रव में ध्वनि की चाल कितना के आसपास होती है, तो सर जी 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। ये बात भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि की चाल मैक्सिमम किस में होती है, तो किसी भी ठोस मटेरियल में होती है। उससे कम किस में होती है, तो सर लिक्विड में होती है। और सबसे कम किस में होती है, तो सर गैस में होती है। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट था, लेकिन हमारे एग्जाम में और स्पेशली ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगातार 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल निकेल में क्या होगी, एल्युमिनियम में क्या होगी, हीलियम में क्या होगी, हाइड्रोजन में क्या होगी, इस तरह से पूछे गए हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? सर इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो अलग अलग माध्यम हैं और जिससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे माध्यम की जो चाल है उसको आप एक नज़र बार बार देखते रहो, आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे पाओगे। आप कहेंगे सर ये हमको मिलेगा कहाँ पे, तो सर इसी वीडियो सेशन के अंतर्गत मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को पॉज करके एक बार आप इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अलग अलग माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। ध्यान में रखिएगा, आपका पहला है ऑक्सीजन गैस। और कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आप सभी कहेंगे 1498 मीटर पर सेकेंड। ध्यान में रखिएगा
रखिएगा, आसुत जल को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में डिस्टिल वाटर कहते हैं। अच्छा, ये कौन सा जल होता है, तो सर जब हम लोग जल को आसवन प्रक्रिया के थ्रू, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्राप्त करते हैं तो उस जल को क्या कहते हैं, तो सर आसुत जल कहते हैं या फिर डिस्टिल वाटर कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल समुद्री जल में कितनी होती है, तो सर 1531 मीटर पर सेकंड होता है। साथ ही निकेल में कितना होता है, तो सर निकेल में 6040 मीटर पर सेकंड होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल निकेल में 6040 मीटर पर सेकंड होती है। साथ ही ध्यान में रखिएगा एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, तो सर 6420 मीटर पर सेकंड होता है। साथ ही स्टील में कितना होता है, आप सभी कहेंगे 5960 मीटर पर सेकंड होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है, आप कहेंगे 1284 मीटर पर सेकंड। हीलियम गैस में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, आप कहेंगे 972 मीटर पर सेकंड। साथ ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि कांच में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी, आप कहेंगे 3980 मीटर पर सेकंड। आप सभी कहेंगे कि सर इसको याद रखना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई मेरे, इसको याद नहीं रखना है, बस कहीं पे चिपका देना है जहां पे आप पढ़ाई करते हो और नियमित रूप से इसको देखते रहना है, आपके माइंड में आसानी से बैठ जाएगा। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, आप क्या कहेंगे 332 मीटर पर सेकंड होती है। हालांकि आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आपके ऑप्शन में ही 331 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था और मीटर पर सेकंड को अलग अलग रूप में लिखा गया था, तो आपको वहां पे पेशेंस नहीं खोना है। सर तो बताए थे 332 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे हमको 331 मीटर पर सेकंड मिल रहा है, तो जब चारों ऑप्शन आपको 331 मीटर पर सेकंड मिलेगा तो वहां पे आपको ये चेक करना है कि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है या मीटर पर सेकंड किस तरह से लिखा हुआ है। तो वहां पे आप यूनिट को चेक करके आंसर टिक कर लेंगे, आपका आंसर सही होगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि वायु में आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल की बात करा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वायु में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे गुरुजी 346 मीटर पर सेकंड। कितना कहेंगे सर, 346 मीटर पर सेकंड। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखेंगे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वायु में 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी या 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो आप सभी याद रखेंगे कि गुरुजी वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकंड होगी। कितनी होगी सर, 343 मीटर पर सेकंड होगी। और अमूमन हम लोग याद करते रहते हैं कि एयर में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन आपको ये बस डाटा याद रखना है, बाकी ये बिल्कुल ही सरल सा चीज है। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे जो आपने इसको घेर करके रखा है इसका क्या मतलब है। तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको सरल रूप में ध्यान में रखना है कि लोहा में यानी कि आयरन में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 5130 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1213 मीटर पर सेकंड होती है। आप सभी कहेंगे तो सर फिर आपने इसको घेरा क्यों। तो मेरे मित्र ये जो आपका लोहा और अल्कोहल में ध्वनि की चाल है वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे है, तो सर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आप चाहें तो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट डाल करके लिख सकते हैं कि लोहा और अल्कोहल में जो ये जो ध्वनि की चाल है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे है, तो सर 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीका से पूछा जाता है। पहला आपसे ये पूछ लिया जाएगा सीधे सीधे कि लोहे में ध्वनि की चाल होती है, तो आप क्या कहेंगे 5130 मीटर पर सेकंड। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहे में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो भी आप क्या कहेंगे 5130 मीटर पर सेकंड। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्कोहल में ध्वनि की चाल होती है, आप क्या कहेंगे 1213 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, क्या कहेंगे 1213 मीटर पर सेकंड। तो बस आपको इन सारे वैल्यू को नियमित रूप से देखते रहना है, ये आपके माइंड में अपने आप बैठ जाएगा, आपको इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि सर इससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो आइए क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 331 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 331 ms टू दी पावर 1 और तीसरा ऑप्शन है 331 ms टू दी पावर 2 और चौथा ऑप्शन है 331 ms टू दी पावर -2।
क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। याद कीजिए, मैंने आपको ये भी बताया है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का ऑप्शन आपको 331 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से भी देखने को मिल सकती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि आपके चारों ऑप्शन में 331 लिखा हुआ है, तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि किस ऑप्शन का यूनिट सेम है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें क्या लिखा हुआ है, 331 ms⁻⁻1। ध्यान में रखिएगा, ms⁻⁻1 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं। जबकि बाकी का जो ऑप्शन बी है और सी है और जो डी है, इन सभी में जो आपका यूनिट दिया हुआ है उसका कोई ध्वनि की चाल से मतलब ही नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, तो ms⁻1, सर इसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। ये जो आपका ऑप्शन सी है उसमें क्या दे रखा है, तो सर ms⁻2, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और आपका जो ऑप्शन डी है उसमें क्या दिया हुआ है सर यूनिट, तो सर ms⁻2, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ सकते हैं। तो बताइए, ध्वनि की चाल को हम लोग मीटर पर सेकेंड यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से? आप कहेंगे मीटर पर सेकेंड से। तो आप ही बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, बस ऑप्शन में देख लेना है कि कौन से ऑप्शन का यूनिट सही है और कौन से ऑप्शन का यूनिट गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1948 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 1351 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 1531 मीटर पर सेकंड और चौथा ऑप्शन है 1498 मीटर पर सेकंड। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया है कि समुद्री जल में यानी कि सी वाटर में ध्वनि की स्पीड हम लोग कितना मानते हैं, तो 1531 मीटर पर सेकंड मानते हैं। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकेंड है। और आपका दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकेंड है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना तो ए और ना ही बी सत्य है, दूसरा ऑप्शन है केवल बी सत्य है, तीसरा ऑप्शन है केवल ए सत्य है और आपका चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य है। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। काहे गलत है? तो सर इसमें जो हीलियम गैस में ध्वनि की चाल दिया हुआ है सर वो किलोमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, जबकि हम लोग किस में यूनिट लेते हैं, तो सर मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। साथ ही हम सबों ने अभी जस्ट देखा है कि हीलियम गैस में 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल होती है, हीलियम गैस में 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल होती है वो कितना होता है, तो सर 972 मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो सर 965 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो सर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकेंड है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बी जो है वो पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है, तो 1284 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, 1284 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर जो हमारा ऑप्शन बी है जिसमें लिखा हुआ है केवल बी सत्य है, यही क्या है, सही आंसर है। तो सर नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? आपका पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट होती है। और आपका दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, आसूत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर मिनट होती है। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर दोनों ही स्टेटमेंट में जो यूनिट दिया हुआ है वो बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है, यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, हमेशा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन गैस में
25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 316 मीटर पर सेकेंड होती है, मिनट कभी नहीं कहेंगे। साथ ही अगर ये पूछा जाए कि आसूत जल में यानी कि डिस्टिल वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? आप क्या कहेंगे? 1498 मीटर पर सेकेंड। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट में ध्वनि की चाल का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सही है, लेकिन जो यूनिट है वो क्या है सर? गलत है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर पर सेकंड होती है। दूसरा ऑप्शन है कि जल ब्रैकेट में आसूत लिखा हुआ है, यानी कि आसूत जल की बात करी जा रही है, तो आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर पर सेकंड होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन, ना तो ए और ना ही बी सही है। दूसरा आपका ऑप्शन है ए और बी दोनों ही सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल बी सही है और चौथा ऑप्शन है केवल ए सही है। क्या होगा इसका आंसर? और आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकेंड है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों सत्य है। दूसरा ऑप्शन है न ए न बी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है केवल बी ही सत्य है, और चौथा ऑप्शन है केवल ए ही सत्य है। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि सर आपने अभी जस्ट बताया है कि एल्युमिनियम में जो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? आप कहते हैं सर 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। साथ ही निकेल में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? आप कहते हैं सर 6040 मीटर पर सेकेंड होती है। आप क्या कहेंगे कि सर ऑप्शन बी जो है यानी कि स्टेटमेंट बी जो है वो क्या है? बिल्कुल ही सही है, जबकि हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो पूरी तरह से गलत है। तो आप बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि केवल बी ही क्या है सर? सत्य है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी क्या पूछा जा रहा है कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा स्टेटमेंट है निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकेंड है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर हमारे पहले स्टेटमेंट में जो दिया गया है कि स्टील में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है सर? बिल्कुल ही सत्य है। जबकि हमारे दूसरे स्टेटमेंट में जो कहा जा रहा है निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकेंड होती है, वो क्या है सर? बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हम सबों को मालूम है कि निकेल में जो ध्वनि की चाल होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर वो कितनी होती है? तो सर 6040 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप क्या कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए ही क्या है? सत्य है। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या है? पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत है। आपका दूसरा ऑप्शन है केवल ए ही सत्य है। आप कहेंगे सर ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने एक प्रॉपर सेशन इन्हीं सारे क्वेश्चन के लिए रखा और इसके कंसेप्ट के लिए रखा। अगले क्लास में हम लोग यानी कि साउंड के पार्ट 3 में इको की बात करेंगे, और फिर आपका जो साउंड न्यूमेरिकल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? आपका पहला स्टेटमेंट है जल, ब्रैकेट में समुद्री लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या समझेंगे? समुद्री जल समझेंगे। तो आपका पहला स्टेटमेंट है समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही सही है। जबकि आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर पर सेकंड होती है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोग एथेनॉल को ही क्या बोलते हैं? तो एथेनॉल को ही अल्कोहल बोलते हैं। और अभी जस्ट आपने बताया है कि अल्कोहल में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1213 मीटर पर सेकेंड होती है।
तो हमारा जो स्टेटमेंट बी है वो पूरी तरह से क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट भी क्या दिया हुआ है सर, गलत दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सर ऑप्शन नंबर ए का जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से सही है। तो आप बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर सही ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। पहला स्टेटमेंट है ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है, बिल्कुल ही सत्य वचन है सर। आपका दूसरा स्टेटमेंट है आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। आप कहेंगे सर ये भी बिल्कुल ही सत्य वचन है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सर, सही है। तो यहाँ पे हमको क्या चूज करना है, ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, ए और बी दोनों सही है। आप क्या कहेंगे सर ज़्यादा हमको ऑप्शन नहीं पढ़ना है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका पहला स्टेटमेंट है स्टील में ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। आप क्या कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि हम सबों को मालूम है कि स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो गुरुजी 5960 मीटर पर सेकेंड होती है, ना कि सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। तो क्वेश्चन में जो आपका स्टेटमेंट ए है वो क्या है सर, गलत है। आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकेंड है। आप कहेंगे सर ये भी गलत है। काहे, तो अभी जस्ट हम सबों ने पढ़ा है कि निकेल में ध्वनि की गति कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। आप कहेंगे सर 6040 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि आपका स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों ही क्या है सर, गलत है। तो आप क्या कहेंगे सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन और कंसेप्ट थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।